लेनिन पीक के बेस कैंप पर एक रेडियो क्लिक सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा जाता है। फिर एक और क्लिक। दूसरी ओर से एक डरी हुई आवाज सुनाई देती है, हम 2 बचे हैं, हम अब और नहीं जा सकते, 15 से 20 मिनट में हम मर चुके होंगे। इसके बाद वो आवाज शांत हो जाती है। बैकग्राउंड में सिर्फ धीमी हवा की आवाज आती है। यह था लेनिन पीक पर हुआ एक हादसा। चलिए शुरू करते हैं आज की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। जुलाई 1974 में 24 साल की क्लाइंबिंग टीचर मॉली हिगिंस लेनिन पीक पर कैंप 2, जिसे क्रिवास कैंप के नाम से भी जाना जाता है, पर एक बर्फानी मैदान में सप्लाईज ले जा रही थीं। मॉली एक अनुभवी क्लाइंबर और टीचर थीं, जिन्होंने अमेरिका के कोलोराडो में 14ers माउंटेन्स पर भी चढ़ाई की हुई थी। लेकिन यह पहाड़ पूरी तरह से अलग था। पर वो एक्साइटेड और इसके लिए कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि ये दुनिया भर के अन्य अनुभवी क्लाइंबर्स से मिलने का एक शानदार मौका था। खासकर वो रशिया की एक फेमस क्लाइंबर एल्वीरा शताएवा से मिलने के लिए एक्साइटेड थीं। शताएवा बेस कैंप में कहीं थी, लेकिन मॉली ने उसे अभी तक नहीं देखा था। अब मॉली कैंप 2 में अमेरिकन्स के एक ग्रुप के साथ सप्लाईज ले जा रही थी। तभी जमीन हिलने लगी और एक तेज आवाज सुनाई दी। मॉली के ऊपर आसमान नीले से काले रंग में बदल गया। ये था एक एवलांच। ग्रुप के सारे मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कवर लेने के लिए कूद पड़े, पर वो लकी थे। वो ज्यादा बर्फ में नहीं दबे, क्योंकि एवलांच का मेन हिस्सा उनके बिल्कुल बगल से निकलकर बेस कैंप 1 की तरफ चला गया, जहां 4 पर्वतारोही पहले ही उतर चुके थे। मॉली हिगिंस और बाकी लोग कैंप 1 की तरफ दौड़े, जहां उन्हें एलन स्टेक नाम के एक अनुभवी क्लाइंबर को बर्फ में गर्दन तक दबा हुआ पाया। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला, पर भगवान का शुक्र था कि सब जिंदा थे। घबराए हुए क्लाइंबर्स बेस कैंप पर पहुंचे, जहां 10 पश्चिमी देशों, पूर्वी यूरोप और रूस के 230 पर्वतारोही इंतजार कर रहे थे। वो सब उस समय रूसी इतिहास के सबसे बड़े क्लाइंबिंग इवेंट के लिए इकट्ठा हुए थे। इस कार्यक्रम की योजना रूस और पश्चिमी देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की थी। जैसे ही मॉली बेस कैंप पहुंची, उसे एक घायल आदमी की मदद करते हुए नीली आंखों वाली एक सुंदर लड़की दिखी, जो अपने सामने खड़े 4 रशियन आदमियों को उस आदमी का सामान ले जाने का ऑर्डर दे रही थी। ये थी एल्वीरा शताएवा, रूस की सबसे मशहूर क्लाइंबर। वो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर थी और उन्हें सोवियत रूस में मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स का टॉप टाइटल मिला हुआ था, जो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा खिताब था। जब वो मॉली से मिली तो शताएवा ने कहा, मैं एल्वीरा शताएवा, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स हूँ। तुम कौन हो? जैसे कह रही हो, यह मेरा नाम है, ये मेरी योग्यता है, तुम्हारी क्या है? मॉली और दुनिया भर की कई दूसरी औरतों ने शताएवा के क्लाइंबिंग टैलेंट की खूब तारीफ की कि महिलाएं भी किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकती हैं, जैसे पुरुष चढ़ सकते हैं। शताएवा अब लेनिन पीक पर थीं, जहां वो उस समय की 8 सबसे बेस्ट रूसी महिला पर्वतारोहियों की टीम को लीड करने आई थीं। उनकी टीम में नीना वासिलिएवा, वेलेंटीना फतेयेवा, इल्सिनार मुखमेदोवा, तात्याना सारदाशोवे, गालिना पेरेखोड्युक, ल्यूडमिला मंजारोवा और इरीना ल्यूबिम्त्सेवा शामिल थीं। सभी बेहतरीन और अनुभवी क्लाइंबर्स थीं, जो लेनिन पीक पर चढ़ने के लिए तैयार थीं। लेनिन पीक आज के समय में ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है और यह पामीर पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेनिन पीक की ऊंचाई 23,400 फीट है, पर इसकी चढ़ाई ज्यादा तीखी नहीं है और यह दुनिया के सबसे कम तकनीकी 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शिखरों में से एक है। इस पहाड़ पर सबसे बड़ा खतरा बदलते मौसम और एवलांच से था। हर साल सैकड़ों क्लाइंबर्स लेनिन पीक पर चढ़ाई करते हैं और अब तक इस पहाड़ पर कोई क्लाइंबर नहीं मरा था। पर इस बार बहुत कुछ अलग होने वाला था। दुनिया भर में 16 ऐसे फेमस चढ़ाई वाले रूट हैं, जहां पर क्लाइंबिंग करना आसान माना जाता है। लेनिन पीक भी इसी में से एक था। पर यह बात बहुत मिसलीडिंग थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं था। इस बेस कैंप पर शताएवा की मुलाकात कैलिफोर्निया से आई आर्लीन ब्लूम से हुई, जो कुछ स्विस औरतों की टीम के साथ यहाँ आई थी। यहाँ बातों बातों में उसने ब्लूम को बताया कि रशियन आदमी ये सोचते हैं कि औरतों की टीम कभी भी इस पर्वत को फतेह नहीं कर सकती, और वो और उसकी टीम उन सबको गलत साबित करना चाहती है, और वो लेनिन पीक पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली विमेन्स टीम बनना चाहती है। ब्लूम उसके स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस को सुनकर खुश तो हुई, पर रशियन विमेन टीम के पुराने कॉटन के कपड़ों से बने टेंट और ओल्ड फैशन बूट्स को देखकर ब्लूम को उनकी सफलता पर थोड़ा शक भी हुआ। वही रशियन महिलाओं की टीम में काफी उत्साह था।
वो लोग बेस कैंप पर गाना गाते और सुबह होने पर टेंट के बाहर कसरत और करतब करते। 30 जुलाई को रूसी महिला टीम ने बेस कैंप छोड़कर कैंप 1 की तरफ चढ़ाई शुरू की। उस दिन मौसम धूप वाला और बाकी दिनों से थोड़ा गर्म भी था। ये क्लाइंब करने के लिए शानदार मौसम था। उन्होंने उस दिन कैंप 1 पहुंचकर आराम किया, फिर 31 जुलाई को कैंप 2 के लिए निकल पड़े। शताएवा की टीम बाकी टीम्स की तरह काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। 2 अगस्त को शताएवा ने विटाली अबालाकोव को रिपोर्ट किया, जो सारे बेस कैंप से क्लाइंबर्स के कांटेक्ट में थे। सब कुछ ठीक है, मौसम अच्छा है, हल्की हवा चल रही है और रास्ता बहुत आसान है। सब कुछ इतना अच्छा है कि हमें इस रास्ते पर आकर निराशा हो रही है। ये माउंटेनियरिंग वर्ल्ड में आखिरी बार था जब किसी ने इस पहाड़ को इतना कम आंका था। 3 अगस्त की सुबह शताएवा को चिंता थी कि उनके आसपास की दूसरी टीमें उनकी उपलब्धि को कम कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त दूसरी टीम्स भी समिट की तरफ बढ़ रही थीं, जिसमें एक अमेरिकन पुरुषों की टीम भी थी। उन्हें लगा कि लोग ये सोचेंगे कि उन्हें पुरुष टीमों से सहायता मिली है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो ये सारी दुनिया को ये प्रूव करना चाहती थी कि ऐसा कोई काम नहीं जो औरतें ना कर सकें। उन्होंने 3 अगस्त को कैंप 3 पर रुकने का निर्णय लिया, ताकि जब वे 4 अगस्त को शिखर की ओर जाएं, तो अन्य टीमें आसपास न हों। अबालाकोव ने बेस कैंप से उनकी इस स्ट्रेटेजी से सहमति जताई और उन्हें इन्फॉर्म किया कि मौसम आज काफी अच्छा है। पर उसी दिन बाद में मौसम बदल गया। उसी सेम डे 3 अमेरिकियों की एक टीम, जॉक ग्लिडेन, क्रिस्टोफर एस व्रेन और वह व्यक्ति जो पहले अवलांच में दब गया था, एलन स्टेक, कैंप 3 की ओर बढ़े। उन्होंने बिगड़ाते हुए हालात को रिपोर्ट करते हुए कहा कि वे तूफान के गुजरने तक कैंप 3 में रहेंगे और फिर शिखर पर जाएंगे। 4 अगस्त की सुबह शताएवा की टीम शिखर की तरफ चल पड़ी। शताएवा ने बेस कैंप को रिपोर्ट किया, मौसम और खराब हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, पर ये अच्छा है, ये निशानों को ढक देगा ताकि कोई हम पर किसी और का रूट फॉलो करने का आरोप न लगाए। उनकी टीम को स्कॉटलैंड के एक पर्वतारोही रिचर्ड एलन नॉर्थ ने शिखर से 400 फीट नीचे देखा। उन्होंने मजाक में महिलाओं से कहा, ऊपर सांस लेने में और दिक्कत होगी, और महिलाओं ने जवाब दिया, लेकिन हम मजबूत हैं, हम महिलाएं हैं। नॉर्थ उस वक्त छोटी से नीचे की तरफ जा रहे थे, जबकि महिलाएं खराब होती स्थितियों के बावजूद ऊपर की तरफ बढ़ रही थीं। कई देर की मेहनत के बाद महिला टीम शिखर पर पहुंच गई। जब वे पहुंची तो उन्होंने बेस कैंप को रिपोर्ट किया कि मौसम की स्थिति खराब हो रही है और कहा कि भले ही स्थितियां खराब हैं, पर अगर वो नीचे की तरफ वापस आ सकी तो वो आज ही वापस आएंगी। रेडियो ऑपरेटर ने रिपोर्ट किया कि मौसम अभी और खराब होने वाला है, पर अगर वो नीचे की तरफ चल सकती है तो बेशक आ जाए। बेस कैंप पर रेडियो ऑपरेटर ने सभी अन्य टीम्स को भी आने वाले खराब मौसम की सूचना दी। हालांकि सभी टीम्स को ये मैसेज नहीं मिला, स्पेशली रिचर्ड एलन नॉर्थ को ये मैसेज नहीं मिला, ना ही कैंप 3 में मौजूद अमेरिकन और जापानीज टीम को मिला। बेस कैंप ने महिलाओं को रेडियो कम्युनिकेशन से छोटी फतह करने पर और फिर उन्हें सफल डिसेंट के लिए गुड लक कहा, पर उसके 1 घंटे बाद ही शताएवा ने फिर से बेस कैंप में संपर्क कर बताया कि विजिबिलिटी केवल 20 से 30 मीटर है और वो नीचे आने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे। इसलिए उन्होंने रिस्क न लेते हुए वहीं कैंप लगाकर मौसम साफ होने का इंतजार करने का फैसला लिया। कुछ समय बाद उन्होंने यह भी बताया कि मौसम ठंडा है, हवाएं चल रही हैं और विजिबिलिटी अब बिल्कुल 0 है, पर सब महिलाएं स्वस्थ महसूस कर रही थीं और वे कैंप लगाने के फैसले में काफी कॉन्फिडेंट हैं। बेस कैंप ने इस फैसले से सहमति जताई, लेकिन चेतावनी दी कि हवा और ठंड बढ़ सकती है। टीम को जल्दी उठकर नीचे उतरने का रास्ता खोजना होगा और नीचे आना होगा। 6 अगस्त को टीम और बेस कैंप के बीच कम्युनिकेशन बढ़ गया। लगभग 10 बजे शताएवा ने बेस कैंप को सूचित किया कि अभी भी कोई विजिबिलिटी नहीं है और बेस कैंप से सजेशंस मांगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अबालाकोव ने शताएवा से आराम करने और लगभग 1 बजे सजेशंस के लिए इंतजार करने को कहा, पर 1 बजे वहां के हालात और भी बदतर हो गए। उस तूफान में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और वे नहीं जानते थे कि किस दिशा में जाना है, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए तैयार थे। उनकी टीम, जो चढ़ाई से पहले किसी की मदद नहीं चाहते थे, अब फंसी हुई थी और पूछ रही थी कि क्या उनकी दिशा में कोई टीम जा रही है जिनसे वो जुड़ सकते हैं। शताएवा ने फिर रजोना पीक की दिशा में डिसेंट राउट के लिए इंस्ट्रक्शंस मांगे। बेस कैंप ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है और कम विजिबिलिटी में उस राउट को न लेने की सलाह दी। बाद में उसी दिन शाम 5 बजे शताएवा ने फिर से बेस कैंप को रेडियो किया। इस बार उसकी आवाज में काफी गंभीरता थी, क्योंकि वह तेज तूफान चल रहा था और हवा के थपेड़ों से वो परेशान थे। हम यहाँ रहने से तंग आ चुके हैं, बहुत ठंड है और हमें विजिबिलिटी में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। हम बस डिसेंट शुरू करना चाहते हैं। कृपया एक डॉक्टर को कम्युनिकेशन पर बुलाएं
हमें उनसे एक सवाल का पूछना है। शतायेवा ने बेस कैंप के डॉक्टर से कहा कि उनकी टीम के 2 सदस्य बीमार हैं और एक मेंबर ने तो 1.5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। जब भी वो कुछ खाती है तो उल्टियां हो जाती है और दूसरी भी बीमार सा फील कर रही है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के लिए सजेशन दिया और उन्हें तुरंत लिप्किन मार्ग से नीचे उतरने के लिए कहा। अबलकोव ने धीमी आवाज में यह भी कहा कि उन्हें जल्दी नीचे उतरना होगा और अगर वो बीमार लड़की ढंग से चल नहीं पा रही तो सबकी जान बचाने के लिए तुम्हें उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ना होगा। छठे दिन मौसम इतना खराब था कि कोई भी टीम शिखर के लिए किसी कैंप से नहीं निकली। शतायेवा की टीम ने नीचे उतरना शुरू किया। इसके बाद अगला कम्युनिकेशन शतायेवा से नेक्स्ट सुबह 7 अगस्त को किया। कल रात 11 बजे इरीना ल्यूबिंत्सेवा की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद अलग अलग देशों की कई टीमें फंसी हुई महिलाओं की मदद के लिए बेस कैंप से निकल पड़ी। बेस कैंप ने पहाड़ पर ऑलरेडी गई हुई टीम से संपर्क करने की कोशिश की, पर सबसे ऊपर वे कैंप 3 पर मौजूद अमेरिकी टीम से संपर्क नहीं कर सके क्योंकि अमेरिकी टीम के रेडियो एयरपोर्ट कस्टम ने जब्त कर लिए गए थे और उन्हें इस ट्रैक से पहले रेडियो उधार लेने पड़े थे। जिन रेडियो को उन्होंने उधार लिया था उनका सिग्नल कमजोर था, जिससे वे बेस कैंप से संपर्क खो चुके थे। बेस कैंप ने कैंप 3 के पास मौजूद एक जापानी टीम से संपर्क किया और उनसे महिलाओं की हेल्प करने को कहा। जापानी टीम के 2 सदस्य अपने तंबू से बाहर निकले, लेकिन तूफान काफी तेज था और वो थोड़ी देर में ही वापस लौट आए। उसी दोपहर 2 बजे शतायेवा ने बेस कैंप को सूचित किया कि उनकी टीम की 2 महिलाएं मर चुकी हैं। बाकी सभी को ठंड के कारण फ्रॉस्टबाइट हो गया था और तेज तूफान से उनका बहुत सारा सामान उड़ गया। उनके पास 5 लोगों के लिए केवल 3 स्लीपिंग बैग थे और अब वो अपने बदन को गर्म रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बेस कैंप ने टीम को आगे बढ़ते रहने और हर घंटे संपर्क में रहने के लिए एनकरेज किया। 3:15 बजे शतायेवा ने फिर से बेस कैंप से संपर्क किया और बताया कि उनके सभी पैक उड़ गए हैं और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अगले कुछ घंटों में बेस कैंप ने अन्य टीमों से अनुरोध किया कि वे तूफान के शांत होने पर महिलाओं की टीम की खोज करें। वे अभी भी अमेरिकी टीम से संपर्क करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने शतायेवा से कांटेक्ट करने का प्रयास भी जारी रखा। रात 9:12 पर शतायेवा की टीम से एक मैसेज आया, लेकिन यह एल्विरा शतायेवा नहीं थी। रेडियो क्लिक किया, फिर खामोशी, फिर क्लिक और खामोशी। फिर उन्हें गालिना पेराखोडियुक की रोती हुई आवाज सुनी। हम सिर्फ 2 बचे हैं, हम अब और नहीं चल सकते। 15 से 20 मिनट में हम मर जाएंगे। रेडियो ने 2 बार और क्लिक किया, लेकिन केवल बैकग्राउंड में हवा की आवाज सुनी गई और कोई आवाज नहीं आई। गुरुवार की सुबह 8 अगस्त को तूफान शांत हो गया। अमेरिकी टीम जॉक ग्लिडन, एलन स्टेक और क्रिस्टोफर रेन अभी भी 22,000 फीट पर कैंप 3 के पास थे। उन्हें नीचे उतरने का संदेश नहीं मिला था और न ही उन्हें महिलाओं की टीम के बारे में कुछ पता था। 3 दिनों तक कठिन हालात में इंतजार करने के बाद अमेरिकन टीम ने फाइनली अपनी चढ़ाई जारी की। समिट रिज पर चढ़ते समय वे 6 जापानी पर्वतारोहियों के ग्रुप से मिले जो तूफान की वजह से ऊपर नहीं बढ़ पाए थे। उन्होंने उन्हें हुई घटनाओं के बारे में अमेरिकन टीम को बताया। समिट से कुछ 100 फीट की दूरी पर उन्होंने शतायेवा को बर्फ में लेटे हुए पाया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था मानो वो जैसे आराम कर रही हो, पर वो बर्फ में जमी हुई थी। उन्होंने जापानी टीम के रेडियो का यूज किया और ये खबर बेस कैंप तक पहुंचाई। बेस कैंप ने उन्हें अन्य महिलाओं को खोजने के लिए कहा। कई देशों के क्लाइंबर्स की यूनाइटेड टीम ने रिज पर चढ़ाई जारी रखी। उन्हें ऊपर एक के बाद एक शव बर्फ में मिले। कुल मिलाकर उन्हें 8 में से 7 महिलाओं की लाशें वहां मिली। 3 जमी हुई लाशें एक फटे टिन में लिपटी हुई थी, एक चढ़ाई की रस्सी पर झुकी हुई थी और 2 ढलान से गिर गई थीं और बर्फ में फंसी हुई थीं। वो उन्हें नीचे नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें बाद में वहीं दफनाने या उनके शवों को वापस ले जाया जा सके उन जगहों को मैप पर मार्क कर लिया। उस रात कैंप में सभी 3 अमेरिकियों ने बताया कि उन्हें रूसी महिलाओं की आवाजें सुनाई दी थीं, पर उन्होंने जितनी बार भी टेंट खोलकर चेक किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब ये हादसा हुआ तब शतायेवा के पति व्लादिमीर शतायेव पामीर पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। खबर मिलते ही वो लेनिन पीक पर पहुंचे। बेस कैंप में सभी इस हादसे का शोक मना रहे थे। शवों की पहचान और दफनाने की योजना पहले ही बनाई जा रही थी। व्लादिमीर ने शव की पहचान और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए वॉलंटियर किया। चढ़ाई के दौरान उन्होंने खुद को तैयार किया, यह जानते हुए कि वह अपनी पत्नी के शव की पहचान करने जा रहे थे। सभी 8 शव मिल चुके थे और उनकी पहचान हो चुकी थी। फिर उन्होंने 2 कब्रें खोदी और सभी 8 महिलाओं को वहीं दफना दिया। 1 साल बाद व्लादिमीर ने टीम की मदद से शवों को दोबारा नीचे लाकर लेनिन पीक के बेस पर दफनाया और उन 8 महिला पर्वतारोहियों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया।
जेड विलियमसन, जो उस तूफान के दौरान कैंप 3 में थे। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, वो महिलाएं कमजोर या मूर्ख नहीं थीं, ना ही मैं उन्हें ब्लेम करना चाहता हूँ, पर हालात ऐसे बन गए थे। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मेरे पास उनके लिए केवल प्रशंसा है। मुझे बस दुख है कि ऐसी सिचुएशन आई और हमें उन्हें खोना पड़ा। एक औरत होकर खुद को इस पुरुष प्रधान दुनिया में साबित करने का प्रेशर और उनकी सफलताओं की ईगो ने उन्हें कुछ गलत फैसले लेने पे मजबूर कर दिया था। पर इंसान चाहे कितनी उपलब्धियां हासिल कर ले और उन पर घमंड कर ले, नेचर के सामने वो कुछ भी नहीं। इसलिए कभी ही प्रकृति की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये थी हमारे इतिहास के पन्नों की एक कहानी। फिर एक नई कहानी के साथ जल्द आऊंगा। मैं आपका साथी नकाब पोश।